Thank you very much for providing me this opportunity and honor. Now, coming from fintech banking to urban cooperative banks, we need to review where we are, how we are, where we are going, and how the future is going to be. These are the questions that I thought that I'll share with you. Talking of fintech banking, I see that there is going to be neobanks for the Gen Next in the near future. That is a part, to my mind, as of now, it comes to my mind that it is the survival of the fittest. जो लोग फिट हैं वही रहेंगे, जो वीक हैं, जो सिक हैं, वो बैंकिंग पार्लेंस में, बैंकिंग इन्वायरमेंट में नहीं रहने वाले। जैसे हम रिव्यू करेंगे कि हमने कोऑपरेटिव बैंक्स जब से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर आए हैं तब से लेके आज तक हम कहाँ थे, फिर कहाँ गए और आगे कहाँ आए हैं और आज का क्या सीन है। इससे पहले एक्चुअली लास्ट ईयर मुझे याद है कि दिल्ली में एक नाफकब की कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें मिस्टर अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ होम एंड कॉर्पोरेशन, he had felicitated 195 urban cooperative banks which had completed 100 years. जिन बैंकों को 100 साल हो गए उनको सबको ऑनर किया गया था मिनिस्टर के द्वारा दिल्ली में लास्ट जुलाई में। तो जो हमारी हिस्ट्री है वो इतनी पुरानी है, जितने भी स्टॉर्म आए हैं सबको हमने क्रॉस किया है। तो अभी भी आगे भी, अभी कंपटीशन का ज़माना है। अभी इससे पहले फिनटेक के बारे में बात हो रही थी, एनबीएफसीज हैं, डिजिटल लैंडर्स हैं, डिजिटल पेमेंट कंपनीज हैं, हर चीज़ में डिजिटल आ गया है। तो इसको भी हम सरवाइव करेंगे। इनफैक्ट ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 19th सेंचुरी से चल रहा है। सबसे पहले एक फर्स्ट म्यूचुअल एड सोसाइटी बनी थी अनन्या सहकारी मंडली गुजरात में इन 1889। तब से ये कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में चला। लेकिन इसका जो एक स्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट थी वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक इम्प्यूटस दिया कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को हमें चलाना है तो इस एक्ट के अंदर चलाना पड़ेगा। उसके बाद सेक्टर से डिमांड आई भी कोऑपरेटिव बैंक तो बैंक ही है ना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बैंकिंग का काम करते हैं तो क्यों ना इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लाया जाए। तो 1 मार्च 1966 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को अमेंड किया गया और जिसमें सेक्शन 56 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इनकॉर्पोरेट किया गया कि जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटीज हैं उनको इस एक्ट के अंडर ऑपरेट करना पड़ेगा। तो जब ये बीआर एक्ट कोऑपरेटिव बैंक को लागू हुआ तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। सबसे पहले तो यही था कि लाइसेंस चाहिए। सेक्शन 22 इश्यू ऑफ बैंकिंग लाइसेंस। उसके बाद ब्रांचेस जितनी भी खुलेंगी प्लेस ऑफ बिजनेस उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए, तो सेक्शन 23 लागू हुआ। इसके अलावा
कुछ और पावर्स आरबीआई को दी गई, जैसे डायरेक्शंस 35A में करते हैं या 27 में पॉलिसीज, या कोई भी ट्रांजैक्शन आपको अगर प्रोहिबिट करनी है आरबीआई को, तो आरबीआई के पास पावर्स हैं, प्रोहिबिट कर सकता है। पेनल्टीज लगाते हैं, सेक्शन 46 एंड 47 में पावर्स हैं। आपने देखा होगा कि भरमार पेनल्टीज लगा रहे हैं आजकल, वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि उनसे कैसे बचा जाए अगर टाइम परमिट करेगा तो। इसके अलावा आरबीआई के पास एडमिनिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट वगैरह की पावर नहीं थी। ऑफ कोर्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में के बोर्ड को सुपरसीड किया जा सकता था, ये सेक्शन 36AA में। मैं ये जो हिस्ट्री बता रहा हूँ, दिस इज प्री अमेंडमेंट ऑफ द बीआर एक्ट इन 2020, ये उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो आरबीआई के पास ना तो बोर्ड को अपॉइंट करने की या उनके चेयरमैन को अपॉइंट करने की या की मैनेजरियल पर्सनल को अपॉइंट करने की, सीईओ, एमडीज, दे कुड नॉट बी अपॉइंटेड बाय द आरबीआई, नो रेगुलेशन। और जो यूनि स्टेट बैंक हैं उनके लिए भी कोई बोर्ड को सुपरसेशन करने की पावर नहीं थी। हमेशा हर बार मैं आरबीआई में था और परचांस मैं यही चीजें हैंडल कर रहा था, तो सुपरसीड अगर किसी बोर्ड को करना होता था तो हमें आरसीएस के पास जाना पड़ता था। गवर्नेंस के नाम पे कोई पावर नहीं थी, ऑडिटर्स को हम नहीं अपॉइंट कर सकते थे, मर्जर अमलगेमेशन वगैरह की कोई पावर नहीं थी। ये एरिया जो है सीआरसीएस और आरसीएस के पास थे। आरसीएस यूनि स्टेट के लिए स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के लिए जो सीआरसीएस, वो एडमिनिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट, इलेक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, सीईओ, ऑडिटर्स, सुपरसेशन ऑफ बोर्ड, मर्जर अमलगेमेशन, वाइंडिंग अप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब आरसीएस और सीआरसीएस के पास होता था। और ड्यूअल कंट्रोल था, यहीं से शुरू हुआ ड्यूअल कंट्रोल की प्रॉब्लम, कि दो रेगुलेटर एक ही एंटिटी को देख रहे हैं। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स, जैसे आप सबको पता ही है कि एक दे आर बेसिकली सर्विंग दी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे, बिकॉज दे आर रूटेड टू द बेसिक बैंकिंग। जो कैसीनो बैंकिंग है वो नहीं करते थे, और जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं वहां क्या हो रहा है उससे भी हम इन बैंकों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हम अपना स्टैंड अलोन बेसिस पे अपनी ऑपरेशंस करते हैं। और इनको इट वाज ट्रीटेड एज एन इफेक्टिव टूल ऑफ डीपनिंग द प्रोसेस ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इकोनॉमिकली एंड सोशली कैसे पावर देनी है, ये उसके लिए एक टूल्स यूज किए जाते हैं, एंड मोस्ट सुटेड फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, which is a buzzword in the urban areas. लेकिन इनकी जो मेन फीचर है वो स्टैंड अलोन बेसिस पे है। इसका मतलब ये है कि मैं पूरा ही बैंक हूं, चाहे मेरी एक ब्रांच भी है, मैं पूरा बैंक हूं, और इनको कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलती। डीसीसी भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती। लेकिन फिर भी हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं सिस्टम में।
अब मैं आपको एक परफॉर्मेंस बताता हूं कि जब 1966 में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लाया गया तो उस वक्त टोटल 1100 बैंक थे, डिपॉजिट 167 करोड़ था और एडवांसेस 153 करोड़ थे। नाउ हाउ वी हैव ग्रोन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जो पहला फेज था ये करीब 93 से लिबरलाइज्ड ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की। उसकी वजह से 2003 में 1941 बैंक थे, तो 1100 से 1941 हो गए और हमारा जो डिपॉजिट था वो 1,01,546 करोड़ और एडवांसेस 65,000 करोड़, एक्चुअली 64,880 करोड़ था। लेकिन उसके बाद ये माधवपुरा का एपिसोड हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, कमेटी ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया ऑपरेशंस ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक को। उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो गवर्नेंस है वो बहुत पुअर है, डायरेक्टर्स रिलेटेड लोन थे बहुत सारे, तो उन्होंने डायरेक्शंस इशू की आरबीआई को और सारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दोबारा से रिव्यू किया गया और ये कहा गया कि अब हम नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नहीं बनने देंगे, नहीं खोलेंगे। तो अक्टूबर 2004 में नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को खोलने के लिए मना कर दिया गया और ये कहा गया कि जो एग्जिस्टिंग हैं उनको कंसोलिडेट करें, उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनकी जो एक्टिविटीज या ऑपरेशंस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए और बैंक जो सुपरविजन और रेगुलेशन आरबीआई का था उसमें काफ़ी चेंजेस लाए गए। 2020 में 1540 बैंक हुए और 5 लाख करोड़ का डिपॉजिट और 3 लाख करोड़ का एडवांसेस था। 2022 में 1514 बैंक बचे, 5,26,000 करोड़ और 3,14,000 करोड़। और 2023 में 1,494 करोड़ और आज की डेट में 1,486 बैंक है। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम 1941 बैंक से लेके और 1486 तक आ गए हैं। इसका मतलब 455 बैंक बंद हो गए हैं। 455 में से करीब 150 बैंक मर्ज भी हुए हैं और 300 के करीब या 305 बैंक का लाइसेंस कैंसिल हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द क्राइटेरिया। तो जब तक हम अपने आप को आरबीआई के रेगुलेशन और सुपरविजन के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ बैंक्स कम होते जाएंगे। इसमें इस पीरियड में जैसे मैंने बताया कि पहले लिबरल ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, नए बैंक बने, ब्रांच एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद जब ये कंसोलिडेशन फेज आया तो टाफकप मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू किया आरबीआई ने, जिसमें ये कहा गया कि जो सी और डी रेटेड बैंक की इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो टाफकप के सामने रखी जाएगी और मेन पॉलिसी ये थी कि जो बैंक वायबल है उनको या तो मर्ज किया जाएगा या उनको रिवाइव किया जाएगा, जो नॉन वायबल हैं उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। 2005 में मर्जर गाइडलाइंस भी इशू की गई, लेकिन हमारा जो मार्केट शेयर था
वो नहीं बढ़ा। हालांकि हमारे डिपॉजिट्स 167 करोड़ से 5,26,000 करोड़ हो गए, एडवांसेस 153 करोड़ से 3,14,700 करोड़ हो गए, लेकिन मार्केट शेयर उस वक्त 2003 में हमारा 6% था। अभी डिपॉजिट में टोटल मार्केट शेयर इज 2.85% और एडवांसेस में 2.34%। बहुत छोटा सा हमारा मार्केट शेयर है। रेगुलेशन और सुपरविजन दोनों ही चेंज होते रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी दूसरी फाइनेंशियल पोजीशन है, ग्रॉस एनपीए 8.7% है। लास्ट 2022 में 10% था, अभी 8.7% है 2023 में। नेट एनपीए 2.8% है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट 1/3 है, 625 बैंक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन 48 बैंक्स नेगेटिव नेटवर्थ है। अभी इससे पहले हम डिजिटल बैंकिंग की बात कर रहे थे, मोबाइल बैंकिंग की, इंटरनेट बैंकिंग की, तो मैं यही सोच रहा था कि भाई अगर 625 बैंक सी एंड डी रेटेड हैं तो ये मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग कैसे करेंगे। टीयर 1 एंड टीयर 2 1402 बैंक है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हेट्रोजीनियस हैं। हमारे पास यूनिट बैंक्स हैं, 2 ब्रांच बैंक हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट बैंक्स हैं, यूनिस्टेट बैंक हैं, मल्टी स्टेट बैंक्स हैं। तो वन साइज फिट्स ऑल ये नहीं चलेगा। ये नहीं है आरबीआई ने कह दिया कि ये कल से हमारा ये रेगुलेशन है तो सबको लगा देंगे, ऐसा मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना। तो इसका फिर क्या इलाज है? इलाज यही है कि जिस साइज का बैंक हो उसी टाइप से रेगुलेट करने पड़ेंगे। छोटे बैंक हैं उनके लिए सेपरेट रेगुलेशन होगा, बड़े बैंक्स हैं उनके लिए सेपरेट रेगुलेशन होगा। और रिजर्व बैंक अभी इसी दिशा में ही काम कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जो एब्सोल्युटली जरूरी होता है एक्ट के अंडर, जैसे CRR SLR है, KYC है, शेड्यूलिंग है, तो वो सब बड़े बैंकों के लिए या वो यूनिफॉर्म है, हार्मोनियस है। लेकिन जो दूसरे एरियाज हैं जैसे CRAR है, आपने देखा होगा रिसेंटली 4 टियर्स जो बनाए हैं, तो टीयर 1 के लिए अलग CRAR है, टीयर 2 टू टीयर 4 अलग CRAR है। उसके लिए ग्लाइड पाथ भी आरबीआई ने दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि कोशिश की जा रही है कि इनको ठीक ढंग से रेगुलेट और सुपरवाइज किया जाए, लेकिन फिर भी हमारी प्रॉब्लम्स जो शुरू में थी वो अभी चल रही हैं। अब जैसे आरबीआई बार बार कहता है कि लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, सबको पता है कि हम प्रोफेशनल नहीं हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इस सेक्टर में प्रोफेशनल्स हैं ही नहीं। 2002 में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2002 में आरबीआई ने कहा कि 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर होने चाहिए। मैं इस डिपार्टमेंट में 2007 में मैंने ज्वाइन किया था आरबीआई में, और जब मैं 2015 में रिटायर हुआ, रिटायर तो 2016 में हुआ, मैं 2015 में दूसरे सेंटर पे चला गया था डिपार्टमेंट से। तो 2016 में 100 बैंक ऐसे थे जहां 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर नहीं थे। और
हम अब कह रहे हैं कि 1/3 ऑफ द बोर्ड शुड बी प्रोफेशनल। कहां से लाएंगे? 1500 बैंक हैं, 20 के हिसाब से 30,000 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। कहां से लाएं प्रोफेशनल? 1/3 मीन्स 10,000। 10,000 नहीं, 8,000 तो चलो गिन के चलिए, कहां से लाएंगे? कमर्शियल बैंकों का अलग है, क्योंकि वहां आरबीआई के पास पावर्स हैं, और वो जो लोग चुन के आते हैं वो या तो क्रेडिट से आते हैं, इन्वेस्टमेंट से आते हैं, आईटी सेक्टर से आते हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी एलिजिबल फॉर ए मेंबरशिप ऑफ द बैंक, देन यू आर एलिजिबल फॉर द डायरेक्टरशिप। उसके लिए भी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब कर दी गई हैं। तो एक बहुत बड़ा इश्यू है कि भाई हम मैनेजमेंट कहां से लाएं। दूसरा, लो कैपिटल बेस। हमारे पास एवेन्यूज नहीं है। वी आर नॉट ए कंपनी कि हम मार्केट में चले जाएंगे और शेयर्स आईपीओ इशू करेंगे और पैसा आ जाएगा। हमारे पास वही शेयर लिंकिंग नॉर्म्स हैं, आईपीडीआई हैं, टीयर 1 टीयर 2 जो भी आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया आप सबको पता है। तीसरा हमारा स्लो अडॉप्शन टू टेक्नोलॉजी। हमारे पहले वाले सेशंस में आपने सुना, सबको सुबह से ही मैं भी सुन रहा था कि टेक्नोलॉजी के ऊपर लगभग जितने भी स्पीकर आए सबने टेक्नोलॉजी के ऊपर बोला, पर वो हम कितनी अब्जॉर्व कर पाएंगे, कितनी हम अफोर्ड कर पाएंगे। सो अब्जॉर्बिंग एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों ही इश्यू है हमारे पास। तीसरा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल। हमारे पास नहीं है, हम स्टेबलाइज नहीं कर पाए हैं। पुअर क्रेडिट मैनेजमेंट, because we are not experts, we don't have a management which is expert in the field of credit management, so we require more hand holding for pre-sanction scrutiny as well as post disbursement supervision and follow up, दोनों एरिया में। non observance of credit discipline, एक बार बोरोवर को पैसे देते हैं फिर उसको जरूरत पड़ती है बिकॉज ही इज अवर नेक्स्ट डोर नेबर, वो तो बेचारा चला आता है ना, उसको पैसे की जरूरत है, हम दे देते हैं। वो जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, अडॉक देना है नहीं देना है, प्लान है, वो सब रखा रह जाता है। पुअर एएलएम, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, हम नहीं कर पाते हैं। करते हैं जहां पे तो एल्को में हमारे लोग बैठे होते हैं, आरबीआई का इंस्पेक्टर बाद में आता है कि कोई मिनट्स में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे कल्चर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एएलएम मैनेज नहीं कर रहे हैं और बेहतर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आरबीआई की क्या एक्सपेक्टेशन है कि हर चीज रिकॉर्ड में होनी चाहिए। हमारे डायरेक्टर्स जो है पहले तो बोलते नहीं है, मीटिंग्स में बोलते हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं होता, तो उनका क्या कसूर है इसमें? कंसंट्रेशन ऑफ एडवांसेस, होड़ लगी रहती है कि चलो हाउसिंग लोन देंगे या सीआरई में देंगे, वो वहां फिर बढ़ जाता है तो एनपीए होता है तो फिर आरबीआई कहता है कि इस सेक्टर को नहीं देना, हमारी गाड़ी रुक जाती है वहीं पे। पुअर गवर्नेंस स्टैंडर्ड, मैंने पहले ही कह दिया है। इंस्टांसेस ऑफ इंटरफियरेंस इन डे टू डे ऑपरेशंस, हमने देखा है हमारे इंस्पेक्टर्स आरबीआई वाले जाते थे, जाके देखते थे चेयरमैन सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं। चेयरमैन का मतलब ही शुड कम वंस इन ए व्हाइल, ही शुड नॉट बी सिटिंग इन द बैंक because he is not required to participate in the day-to-day operations.
ऐसे भी केसेस बहुत सारे हुए हैं जहां मिस यूटिलाइजेशन एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, वो फिर आरबीआई उन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट वगैरह भी फाइल करते हैं और वो हैं रिकॉर्ड में। लेकिन फिर भी आरबीआई चाहता है कि ये इंस्टीट्यूशन फ्लोरिश हो, ये कंपटीशन को ठीक ढंग से जो हैंडल करें, और ये जो जितनी भी फिनटेक हैं और जितनी जो एनबीएफसीज हैं, डिजिटल लेंडर्स हैं, या फॉर दैट मैटर स्मॉल कमर्शियल बैंक हैं, तो उनको कंपटीशन में ये मात दें, आरबीआई चाहता है। लेकिन वो कैसे होगा, ये हम लोगों को डिस्कस करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होने चाहिए। और आरबीआई ने फिर भी रिसेंटली कुछ स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि क्या हुआ था कि 2004 में लाइसेंसिंग रोक दी, 2008 में इन्होंने थोड़ी देर के लिए ब्रांच लाइसेंसिंग खोली, फिर चुपके से इनफॉर्मली बंद कर दी। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ब्रांच एक्सपेंशन नहीं है, नए बैंक खुल नहीं रहे हैं, हम स्टैग्नेंट हो गए। अब आज की डेट में हमारे पास करीब 10,900 ब्रांचें हैं, जो कि स्टैग्नेंट है पिछले 4-5 सालों से। इन द मीन टाइम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बन गई, तो लकीली जो अभी हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन हैं, ही इज ए कॉर्पोरेटर, ही अंडरस्टैंड्स द pulse of the sector, he knows what cooperation means। और प्राइम मिनिस्टर भी काफ़ी उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, आपने स्टेटमेंट्स देखी होंगी। तो उनके थ्रू भी वार्तालाप आरबीआई से शुरू हुआ, तो उन्होंने कुछ स्टेप लिए हैं, जैसे कल अतुल जी ने आपके साथ भी शेयर किए, मैं दोबारा से थोड़ा रिपीट कर देता हूं कि एक तो उन्होंने नोडल ऑफिसर बना दिया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के इश्यूज के लिए। दूसरा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए ये डिसाइड किया गया था कि जिन बैंकों का वीकर सेक्शन और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट नहीं अचीव हुआ है, वो उनको जो है पेनल्टी आरआईडीएफ में पैसा जमा कराना पड़ेगा भाई, और उसकी रिटर्न हमें 2% या 3% मिलती है। तो वो इश्यू टेकअप किया गया, आरबीआई मान गया है, तो उन्होंने 2 साल की एक्सटेंशन दी है, लेकिन ये तो कोई समाधान नहीं हुआ। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम 40% का टारगेट था और आरबीआई ने 75% कर दिया, टू बी अचीव्ड बाय 24। अभी उसको 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि फ्यूचर में ये आगे एक्सटेंशन होगी या जो टारगेट है उसको रिव्यू करेंगे या नहीं करेंगे। इट इज़ फॉर द टाइम टू टेल। ब्रांच ऑथराइजेशन सेक्टर में डिमांड थी कि ऑटोमेटिक होनी चाहिए, तो उन्होंने एफएसडब्ल्यूएम बैंक्स के लिए दे दी है, और this is in addition to the approval route of annual business plans। अतुल जी ने कल बताया कि आपको कंप्रोमाइज एंड सेटलमेंट एंड टेक्निकल राइट ऑफ की फैसिलिटी मिल गई है। रिवैल्यूएशन रिजर्व का भी उन्होंने बताया था। इसके अलावा डोर स्टेप बैंकिंग और शेड्यूलिंग 2 और बड़े काम हो गए हैं, और आरबीआई ने यह भी एग्री किया है कि जो स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स होती थी वो रुक गई थी, करीब 2019 के बाद नहीं हुई थी, तो वो अब दोबारा से शुरू हो गई है और 2 मीटिंगें इनकी हो गई हैं। ये तो इश्यू जो सेटल हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे इश्यू हैं जो बाकी हैं। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड बैंक्स का क्राइटेरिया, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, review of loan limits of gold loans, unsecured loans, housing loans, exposure limits, policy on merger, amalgamation, cancellation of licenses। भाई ये तो रुकना चाहिए, नहीं तो
सेक्टर खत्म हो जाएगा ना। देयर इज अ स्पेट ऑफ कैंसिलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं, कल भी रेज हुए, इसमें अभी भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, एम्बिग्युइटी बनी हुई है। वो है टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स। कल ये बात उठाई गई थी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में 2 times 4 years दैट इज 8 years, और 97th अमेंडमेंट में आप कहते हैं कि 2 times 5 years 10 years का पीरियड है। नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की लाइसेंसिंग का इश्यू है। एक बहुत बड़ा इश्यू है वो सिक्योरिटी रिसीट्स के अगेंस्ट प्रोविजंस का, जिन्होंने एनपीए सेल किए थे। ये मल्टी स्टेट यूसीबीज को लागू होता है, तो ये भी पेंडिंग है आरबीआई के पास। दूसरा है रिव्यू ऑफ नॉर्म्स फॉर 50% ऑफ टोटल लोन विद लेस देन 25 लाख। आप 25 लाख से ज्यादा 50% लोन 25 लाख तक ही होना चाहिए, या 0.2% ऑफ द टीयर 1 कैपिटल और 1 करोड़। ये भी अंडर रिव्यू है। इसके अलावा हमने ये भी उनको कहा है आरबीआई को कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इनको भी अर्बन बैंक्स के साथ बैंकिंग करने का मौका दिया जाए। ऑल्दो इन सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये लिखा हुआ है कि भाई एक सोसाइटी दूसरे का मेंबर नहीं बन सकती। तो ये इश्यूज अंडर कंसिडरेशन है। रिसेंटली अब जो सुपरविजन का काम है, ये आरबीआई गवर्नर ने बहुत ही इंपॉर्टेंस देने के लिए इसको चूज किया है। इन्होंने 3 मीटिंग ली हैं, एक तो नाफकम और स्टेट फेडरेशन के साथ, और 2 मीटिंगें हुई हैं टीयर 3 एंड टीयर 4 बैंक्स जो वेस्टर्न एरिया के हैं उनके साथ हुई हैं। तो वहाँ जो पॉइंट उन्होंने जो उठाए हैं गवर्नर ने, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये था कि देयर शुड नॉट बी एनी ओवर डोमिनेंस ऑफ 1 or 2 बोर्ड मेंबर्स और बाय द चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। उनका कहना यह है कि खाली 1 या 2 आदमी बैंक नहीं चला सकते, पूरा बोर्ड इन्वॉल्व होना चाहिए। There should be free and frank discussion in the board of directors meeting. प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो लोग कम बोलते हैं मीटिंग में, जो बोलते हैं वो रिकॉर्ड में नहीं जाता। तो आरबीआई ऐसे सोचता है कि यहाँ तो खाली 1 या 2 ही आदमी बैंक चला रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के मिनट्स, उन्हीं की ऑब्जर्वेशन सब जगह, चेयरमैन ने ये कहा, वाइस चेयरमैन ने ये कहा, या तीसरे आदमी ने ये कहा, चौथा आदमी कोई है ही नहीं रिकॉर्ड में। तो और गवर्नर के पास भी तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट से ही जाएगा ना जो फीडबैक है, तो उन्होंने इसलिए ये ऑब्जर्वेशन किया। दूसरा, उन्होंने जैसे मैंने भी कहा कि मेंबर्स आर इलेक्टेड बट देन देयर शुड बी रोटेशन। वो ये कह रहे हैं कि यंग ब्लड आना चाहिए। There have been occasions where individual directors have spent more than 15 to 20 years. तो ऐसे नहीं चलेगा। Governance in UCBs will have to be improved. एनपीए के बारे में उन्होंने कहा कि लास्ट 2022 में 10% से भी ज़्यादा था, 10.3 था, अभी 8.7 है। ये बहुत हाई है, क्योंकि कमर्शियल बैंकों में 3.7 है। तो वो लोग अपना ग्रॉस एनपीए जब नीचे ला सकते हैं, हमारे यहाँ तो जो मेंबर हैं उनको लोन दिया है, सो व्हाई देयर इज ए चांस फॉर डिफॉल्ट। वो तो हमारे जानकार हैं जो लोन लेके गए हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम से कितने एनपीए बढ़ सकते हैं? So there is an element of willful default. That is what the RBI has stated.
उसके लिए उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए आप प्री सैंक्शन स्क्रूटनी, पोस्ट सैंक्शन सुपरविजन एंड फॉलोअप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाइए, एक्सपर्ट्स लीजिए और बैंकिंग को बैंकिंग के तरीके से चलाइए। नेक्स्ट उन्होंने कहा कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट एंड क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, ये पैरामीटर्स को आपको स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा। इन कमर्शियल बैंक्स के लिए उन्होंने कहा कि भाई वो लोग तो प्रोफेशनल होते हैं, इसलिए हमने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो वी एक्सपेक्ट कि देयर विल नॉट बी एनी रेसिस्टेंस फ्रॉम दिस सेक्टर। अभी तो मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ दी बैंक्स आर स्टेबलाइज्ड इन देयर ऑपरेशंस विद द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो उन्होंने 8 पॉइंट चार्टर रखा आरबीआई गवर्नर ने। पहला ये था कि इंप्रूवमेंट इन रिकवरी, प्री सैंक्शन अप्रेजल और पोस्ट डिस्बर्समेंट सुपरविजन को स्ट्रेंथन कीजिए, फोकस ऑन बैड लोन रिकवरी ऑफ टॉप 20 अकाउंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स। अब ये प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर का जो एलिमेंट है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि आरबीआई विल इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। अब वो आरबीआई कैसे करेगा? पब्लिक का पैसा तो बैंकों के पास है, तो उन्होंने इसलिए बैंकिंग पॉलिसी बना दी है। मालेगांव कमेटी ने सजेस्ट किया था कि हमें डिपॉजिटर का भी एक आदमी या 2 आदमी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लेना चाहिए, लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। जो नेक्स्ट इश्यू है वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द बोर्ड डिस्कशन। सबको बोलने की स्वतंत्रता है, बोर्ड में सबको बोलना ही चाहिए और वो रिकॉर्ड में जाना चाहिए। UCBs need to focus on their governance standards, functioning of the board, credit risk management, transparency in accounting। हजारों अकाउंट इंटरनल होते हैं बैंकों में, चाहे उनकी यूटिलिटी हो या ना हो, पता नहीं क्यों होते हैं, तो वो रिव्यू करें। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मैन पावर, आईटी सिस्टम और अबोव ऑल ये जो चेंज आ रही है फ्रॉम मैनुअल टू आईटी, इसको कैसे टैकल करना है, इसके लिए हमको जो है मेंटली भी तैयार रहना है और फिजिकली भी हैंडल करना है। क्यों? कि आरबीआई वांट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू टेक प्लेस, और वो आरबीआई का मैंडेट है। और एक भी बैंक का लाइसेंस अगर कैंसिल होता है तो सेक्टर के ऊपर बहुत असर पड़ता है और पब्लिक कॉन्फिडेंस डिक्लाइन होता है। अब जब ये बातें हो रही हैं तो थोड़ा नाफका भी एक्टिव हो गया है। उन्होंने 5 पॉइंट का फार्मूला दिया है और ये कहा है कि हम मार्केट शेयर अपना 3% से 5% 2030 तक बढ़ाएंगे और 8% 2047 तक बनाएंगे, जब 100 साल हमारी आज़ादी को हो जाएंगे, अमृतकाल और जो भी कहें। डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ FSWM, हमारे पास 526 बैंक थे तो 1000 से ऊपर लेके जाने हैं। ऑल UCBs टू मूव अप टू द हायर टीयर, अगर आप टीयर 1 में हैं तो टीयर 2 में जाइए, 2 से हैं तो 3 में जाइए, 3 से हैं तो 4 में। ऐसा कुछ प्लान आपको बनाना पड़ेगा अगर सरवाइव करना है तो। आपकी जो कैमल रेटिंग है उसको इंप्रूव करना है बाय 1 स्लॉट। अगर आप डी में हैं तो नेक्स्ट ईयर सी में जाइए, फिर बी में, फिर ए में। तो ये टारगेट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हम बना रहे हैं जिसका मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट सेशन में। ये भी एक नाफकाप का टारगेट है जो अचीव करना है। लेकिन प्रॉब्लम्स तो हमारी चल रही है ना, तो
उसको कैसे हैंडल करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम हमारी है कन्फ्लिक्ट ऑफ लेजिस्लेशन इन बीआर एक्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, रिसेंटली अभी इश्यू ऑफ कैपिटल के लिए सेक्शन 12 में जो पावर आरबीआई को दी गई थी उसका एक सर्कुलर निकला है। उन्होंने ये कहा है कि आप प्रीमियम के ऊपर जो है शेयर्स इशू कर सकते हो, फेस वैल्यू पे भी कर सकते हो, प्रीमियम पे भी, लेकिन रिडम्पशन दे आर साइलेंट। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे नहीं होगी तो ट्रेडिंग कैसे होगी? कन्फ्लिक्ट है। इतने सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हैं, एक बीआर एक्ट है, एक मल्टी स्टेट एक्ट है, किसकी सुने? हर आदमी अपनी अपनी ढपली बजा रहा है, अपना अपना राग गा रहा है, बड़ा मुश्किल है। इलेक्शन का प्रोविजन कल डिस्कस हो रहा था, हैं? अतुल जी ने भी बताया भाई इलेक्शन है तो आरबीआई को भूल जाओ। अरे भूल कैसे जाएं, उन्होंने तो 50 लगाए हुए हैं। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर तक आप चले जाएंगे, लेकिन अगर आपके 8 साल या 10 साल जो भी फाइनली पीरियड आता है और आरबीआई कहता है कि यू आर नॉट एलिजिबल, देन दे विल टेक एक्शन। आज नहीं लेंगे क्योंकि आपके 30,000 में से 28,000 जो है जिन्होंने 8 साल या 10 साल कर लिए हैं, लेकिन फ्यूचर में तो लेंगे ना, आज नहीं 5 साल बाद एक्शन तो होगा, बिकॉज आरबीआई इज नाउ एम्पावर्ड। हेट्रोजेनिटी है सेक्टर में ड्यू टू साइज, ज्योग्राफिकल स्प्रेड, बिजनेस मॉडल, स्किल, टेक्नोलॉजी और क्लाइंटेल। तो 6-7 टाइप की हेट्रोजेनिटी है, कैसे हैंडल करें? कन्फ्लिक्ट है। इसलिए डिफरेंशियल रेगुलेशन इज द सॉल्यूशन अभी, बट देन इट इज ए टेम्परेरी सॉल्यूशन। अब कुछ ना कुछ विजन तो होना चाहिए ना, चाहे वो आरबीआई के पास, गवर्नमेंट के पास, हम लोगों के पास। तो हम ये चाहते हैं कि वी एज ए यूसीबी शुड इमर्ज एज ए नेबरहुड बैंक्स एज वी हैव बीन डूइंग। Large number of small banks based on cooperative principles, but are we really following cooperative principles? Again, it is a question to be deliberated. Operations of bank should be founded on financial strength. आपकी कितनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, उसी हिसाब से आपको जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो दिया जाएगा। प्रॉब्लम क्या थी, 2015 में गांधी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसका मैं भी मेंबर था, वो रिपोर्ट मैंने लिखी है। उसमें ये कहा गया कि कमर्शियल, ये जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, दे वांट टू बिकम यूनिवर्सल बैंक, बट दे डोंट वांट टू बी रेगुलेटेड लाइक दैट। ये तो गलत बात है। तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि 20,000 करोड़ से ज्यादा जिस बैंक का एसेट साइज है, या तो उनको कन्वर्ट कर दो, या उससे बाद उनको ना हम ब्रांच खोलने की परमिशन देंगे और ना ही ग्रो करने की परमिशन देंगे। अब बाद में 2020 में 5 साल बाद जो अमेंडमेंट हम चाहते थे फ्रॉम द आरबीआई पॉइंट ऑफ व्यू, वो 5-6 ही थी, लेकिन लक कहो या हमारा बैड लक हो एज ए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, गवर्नमेंट ने सारा का सारा बीआर एक्ट लगा दिया। उससे और प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी हो, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन हो, एक्शन अगेंस्ट दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। कुछ सब्जुडिस हैं, 1-2 बैंकों ने, जैसे कल उन्होंने बताया कि मैटर कोर्ट में है, तो स्टेज के ऊपर कमेंट करना अच्छा नहीं रहेगा। इसके अलावा ये तो हो गए छोटे बैंकों के लिए, जो स्मॉल साइज बैंक है। जो लार्ज साइज बैंक है उनके लिए क्या किया जाए? So the regulation should be at par with small finance bank or commercial bank. Allow such banks to grow with the cooperative structure. हमें आरबीआई कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोऑपरेटिव रहो, लेकिन रेगुलेशन एट पार विद द स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स।
strengthen governance, automatic authorization, issue of licenses to new banks, freedom in branch expansion, avenues for raising capital, stringent regulatory framework at par with commercial banks. So this is how the RBI is moving. ये तो एक स्ट्रक्चर था जो मैंने विजुअलाइज किया कि आरबीआई क्या चाहता है और कोऑपरेटिव बैंक आगे कैसे. ऑफ कोर्स इसके साथ जो हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब हमारे पास होना चाहिए. और जो फिनटेक हैं हम उनको कैसे कंपटीशन देंगे, जो डिजिटल लेंडर्स हैं उनको कैसे कंपटीशन देंगे एनबीएफसी सेक्टर में, और जो कमर्शियल बैंक हैं उनको कैसे कंपटीशन देंगे. दिस इज व्हाट for we have to prepare for the future banking as far as urban cooperative banks are concerned. Now coming to the another sensitive issue of penalties. आपने देखा होगा कि भरमार पेनल्टी रोज अखबार में आता रहता है. आज इस बैंक को इतने करोड़ लग गए, इतने लाख लग गए, ये हो. इसमें दैट गोज विदाउट सेइंग कि आरबीआई को पावर है. सेक्शन 46, 47A में पावर्स हैं कि 1 करोड़ तक वो पेनल्टी लगा सकते हैं. कोई भी डिफॉल्ट हो या कंट्रावेंशन हो या कोई लीगल रिक्वायरमेंट हो, रूल हो या कोई कंडीशन हो. एक्चुअली हमारे टाइम में जब 2016 तक 15 तक ये इन्फोर्समेंट जो डिपार्टमेंट बनाया ये नहीं था. अर्बन बैंक डिपार्टमेंट ही लगा देता था. तो हम सोचते थे भाई ये लोग छोटे काम लेवल का काम करते हैं, बैंक्स दे आर स्मॉल इन साइज, तो इनको ज़्यादा पेनल्टी लगाएंगे तो ये इनकी फाइनेंशियल पोजीशन डोलड्रम हो जाएगी. तो 5 लाख से ज़्यादा कभी भी नहीं लगाई. वो एक्ट में भी लिखा हुआ था सेक्शन 56 में मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख. कोशिश करो कि किसी को वार्निंग लेटर दे दो, किसी को कॉशनरी लेटर दे दो, ऐसे जान छुड़वा लेते थे. कईयों को बुला के भी बोल देते थे भाई ऐसे मत किया करो. लेकिन जब से ये अमेंडमेंट हुआ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का और 1 करोड़ कर दिया गया और ये एक इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया सेपरेटली. अब प्रॉब्लम क्या है कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट इज मेंट फॉर इन्फोर्सिंग द रूल्स. They are not interested what you are, how you are. हम क्या देखते थे? Nature of violation, extent of violation, volume of violation, and whether it is repetitive in nature, and what corrective action has been taken by the bank. हम ये 5 एस्पेक्ट देखते थे, उसके बाद उनको छोड़ देते थे या छोटी मोटी पेनल्टी. 50,000 भी लगाई है, एक बैंक को 20,000 भी लगाई थी. ओके, सो during the last 5 years I have collected the data. 416 बैंकों को पेनल्टी लगी है 38 करोड़ 46 लाख की. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. कैन यू बीट दिस? 2018 में 51 बैंकों को 2.43 करोड़. 2019 में 42 बैंकों को 7.16 करोड़. 2020 में 24 बैंकों को 3.93 करोड़. 2021 में 122 बैंकों को, 24 से 122, 98 इंक्रीज, 11.99 करोड़. और 2022 में 177 बैंकों को 12.94 करोड़. सो दिस मेक्स इट टोटल 38.46 करोड़ टू 416 बैंक्स. अब कहते हैं कि क्या इसकी रेमेडी है? रेमेडी लाइज इन दी डिजीज इटसेल्फ. जो वायलेशन किया है उसको मत करो. अब इसकी इंफॉर्मेशन मैंने गैदर की है. इसमें करीब 16 टाइप के वायलेशन है. आई जस्ट रीड आउट. कंट्रावेंशन ऑफ योर prudential norms, IRAC norms, income recognition and
एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स। 45 बैंकों को 10 करोड़ 82 लाख। लोन्स टू डायरेक्टर्स रिलेटिव्स 69, 7.63। लोन सैंक्शन इन एक्सेस ऑफ द एक्सपोजर सीलिंग। ये सब बातें आपको पता हैं, बट प्रॉब्ली हम लोग मिस कर जाते हैं। 87 केसेस 4.70। डिफॉल्ट डिले इन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स 19 केसेस 3.94। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ KYC नॉर्म्स 47 3.23। वायलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स 25 1.03। नॉन सबमिशन ऑफ रिटर्न्स 17 केसेस 37 लाख। CRR SLR violation is a different, it is not a penalty, it is a basically penal interest, but that has also been there 18 cases में 34 लाख। Violation in opening ATM shifting of branches 9 cases में 33 लाख। Violation of guidelines on gold loans 3 cases में 55 लाख। Non compliance of direction on board of directors 9 17 लाख। वायलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस 11 लाख। डेफ नॉन ट्रांसफर ऑफ डेफ फंड्स टू RBI 9 केसेस 7 लाख। मल्टीपल वायलेशंस 11 94 लाख एंड अदर्स 36 वायलेशंस 2.25 लाख। दीज आर द डिटेल्स विच हैव बीन पेनलाइज्ड। अब अगर थोड़ा सा इसको डिस्कस करें कि भाई क्यों हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कि क्या देखना चाहिए हमें, तो जहां तक इराक नॉर्म्स का सवाल है, अब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि हम NPA से डरते हैं। जैसे कोई अकाउंट बना तो हमारा जो है शरीर कांपने लग जाता है, लेकिन अब हम फेस तो करना पड़ेगा ना। तो उसमें हमें क्या देखना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ NPA ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। रात को 12 बजे अगर NPA हुआ है तो हुआ है, वो आपका सिस्टम पॉइंट आउट करेगा। आप एक दिन के लिए भी उसको नहीं छोड़ सकते। ऑन गोइंग का मतलब ये है 24/7 आपके सिस्टम में से NPA निकलने चाहिए। वो हम नहीं करते। कई बैंक तो क्वार्टरली देखते हैं, पहले तो बीमारी थी साल में एक ही बार देखते थे। खैर अब वो साल से क्वार्टर पे आ गए हैं, लेकिन अब वो डेली पे भी आ जाएंगे। सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन, जो कुछ है सिस्टम से निकलेगा, नो ह्यूमन इंटरवेंशन। चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन मंथली रेस्ट, क्योंकि अगर आप क्वार्टरली करेंगे तो NPA के ऊपर भी इंटरेस्ट लग जाएगा। बोरोवर हैविंग मोर देन वन फैसिलिटी, एक फैसिलिटी अगर NPA हो गई तो इंटायर अकाउंट इज NPA। ट्रीटमेंट ऑफ एन एसेट एज एन NPA शुड बी बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। जो एक्चुअल अकाउंट है वही बोलेगा ना कि मैं NPA हूं कि नहीं हूं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट शुड बी बुक्ड, शुड नॉट बी बुक्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। जब तक आपने रिसीव नहीं की, you cannot book it unless there are some exceptions. Where there is willful non-compliance, the bank has to take staff accountability aspect. नहीं करोगे तो फिर पेनल्टी लगेगी। उस वक्त तो आप स्टाफ अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करोगे और पेनल्टी भी लगेगी, तो पहले ही कर लो। आपको जो भी कह रहे हैं अपने नोट में रिकॉर्ड बनाइए, उसमें कही है कि हाँ इसमें ये अकाउंट इसलिए हो गया खत्म, इसमें हमारे किसी आदमी का कोई फॉल्ट नहीं है, एंड हेंस नो स्टाफ अकाउंटेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, बट यू कैन ड्रा योर ओन इंटरप्रिटेशन। इनकम रिकॉग्निशन आपको कब करनी है? रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी की। रिकवरी आई है तो आप इंटरेस्ट लगाओ, नहीं आई है तो क्यों लगाओ? इट इज NPA। प्रोविजंस आपको करने हैं बेस्ड ऑन दी NPA, जिस कैटेगरी में है, चाहे वो क्या नाम सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल 1 है, 2 है, 3 है, लॉस एसेट है, जहां भी है उसके हिसाब से कर दो। एवरीथिंग इज लेड डाउन, देयर इज नथिंग टू बी, देयर इज नो एम्बिग्यूटी अबाउट द इंस्ट्रक्शंस।
अगर फ्रॉड हुआ है तो आपको पूरा फुल प्रोविजन हैज टू बी डन। अब लोन टू डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स, अब इसमें आरबीआई बहुत स्ट्रिंजेंट है। 2003 से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, अब हम 2023 में हैं, अभी भी हम वायलेशन कर रहे हैं। मतलब लोन्स टू डायरेक्टर 69 केसेस, व्हाई देयर शुड बी। तो उसमें इंस्ट्रक्शन क्या है? नो यूसीबी शैल एंटर इनटू एनी कमिटमेंट फॉर ग्रांटिंग लोन और एडवांसेस टू और ऑन बिहाफ ऑफ एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, एनी फर्म इन विच इस डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड एज पार्टनर, मैनेजर, एम्प्लॉय और गारंटर। ये चारों चीजें अगर वो है तो आपको लोन नहीं देना है। रिसेंटली अभी कोई बैंक था, उसमें एक बोरोवर पहले से था, लेकिन एक डायरेक्टर आया जो उस बोरोवर में भी डायरेक्टर था और बैंक में भी लगा दिया आरबीआई ने। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसे ही एनी कंपनी और सब्सिडरी है, उसमें अगर वो डायरेक्टर है और आपके बैंक में है, तो देन यू कैन नॉट गिव द लोन टू हिम। नो लोन और एडवांस और एनी पार्ट देयरऑफ शैल बी रेमिटेड विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आप उसके साथ कंप्रोमाइज करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, डायरेक्टर है, कुछ भी कराएगा, लेकिन इट इज नॉट परमिटेड, इट इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जब तक आपके पास आरबीआई से परमिशन नहीं है, आप नहीं कर सकते। और आरबीआई परमिशन तब देता है जब वो संतुष्ट हो जाए कि आपने यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल एवेन्यूज ऑफ रिकवरी, नो रेमेडीज अवेलेबल टू यू। वैसे तो आरबीआई देता नहीं है परमिशन, देगा तो एक्सट्रीम केसेस में देगा विद सो मेनी टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर डायरेक्टर को एक पर्टिकुलर डेट तक कोई लोन वापस करना है और उसने नहीं किया है, तो वो डिफॉल्ट माना जाएगा। वो डेट निकल गई है तो इट विल बी ए डीम डिफॉल्ट। तो ऐसे केसेस हैं जहां पे पेनल्टी ऐसे लगाई गई है। क्योंकि सेक्शन 20 क्या कहता है? ए बैंक शेल नॉट विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई रेमिट इन होल और इन पार्ट एनी डेट ड्यू बाय इट, एनी पास्ट और प्रेजेंट डायरेक्टर, एनी फर्म कंपनी इन विच एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड एज डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर और मैनेजिंग एजेंट और गारंटर, और एनी इंडिविजुअल इफ एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर इज हिज पार्टनर और, मतलब हर तरफ से उन्होंने घेर लिया है। आप डायरेक्टर के साथ कोई इंटरेक्शन या बिजनेस कर ही नहीं सकते। एनी रेमिशन मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन इज वॉइड ऑफ इनिशियो। आपने कर भी लिया है तो वो लीगली वैलिड नहीं है, इट विल नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट। तो क्या फायदा ऐसे गलत काम करने का? और उधर से आरबीआई पेनल्टी और लगाता है। अब चलते हैं एक्सपोजर नॉर्म के ऊपर, क्योंकि मेजर ये 3 ही थे, तो बाकी सब क्लियर हैं, इसलिए मैंने 3 में ज़्यादा डिटेल, उसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ। हमको मालूम है कि हर एक बैंक का हमें जो है एक्सपोजर नॉर्म्स के लिए एक लिमिट इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप करनी होती है एक्सपोजर के लिए। जब एक्सपोजर को डिफाइन करते हैं तो वो क्रेडिट एज वेल एज इन्वेस्टमेंट दोनों को लेता है, और 15% ऑफ द टीयर 1 कैपिटल फॉर इंडिविजुअल्स एंड 25% फॉर द ग्रुप। अभी जो चेंज इंस्ट्रक्शन है वो यही है, और ये एक्सरसाइज हर साल करनी पड़ती है बेस्ड ऑन द लेटेस्ट बैलेंस शीट। इसमें हमारी एडॉक लिमिट भी आ जाती है। इसका मतलब जब हम किसी को एडॉक लिमिट दे रहे हैं तो दैट लिमिट शुड आल्सो बी विद इन द एक्सपोजर लिमिट, नहीं तो वायलेशन हो जाएगा। और सैंक्शन लिमिट और आउटस्टैंडिंग जो भी ज्यादा होगा उसी को माना जाएगा। सो इट शुड नॉट एक्सीड द एक्सपोजर सीलिंग। इसी हिसाब से हमारे पास नॉन एसएलआर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो 10% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स हम इसकी सीलिंग है। एंड एक्सपोजर फॉर अनसिक्योर्ड लोन
इट इज 5 लाख मैक्सिमम, बट डिपेंड करता है कि आपके बैंक का क्या साइज है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और अनसिक्योर्ड लोन का जो एग्रीगेट लिमिट है, इट इज कैनॉट एक्सीड 10% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स बेस्ड ऑन योर ऑडिटेड बैलेंस शीट। उसके अलावा एक्सपोजर टू हाउसिंग, रियल स्टेट एंड कमर्शियल रियल स्टेट, it should not exceed 10% of the total assets. Of course, they have given additional 5% for housing up to rupees 25 lakh to individuals. तो वो इसमें included है। इसके अलावा टीयर 1 यूसीबीज के लिए हाउसिंग लोन की मैक्सिमम लिमिट है 60 लाख और टीयर 2 के लिए 1,40,00,000। इंटर बैंक प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, जैसे आपको पता है, द ओवरऑल लिमिट इज 20%। and for individual banks it is 5%। ये जो तीनों मेजर थे, जिसमें एक में 45 वायलेशन थे, 69 and 87, these are the instructions we should take care and not violate। इसके अलावा जो डिले इन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स, तो उसमें टाइम नॉर्म्स दिए हुए हैं दैट विद इन 30 days यू हैव टू रिपोर्ट टू द आरबीआई एंड इट शुड गो टू द ऑडिट कमेटी एंड इट शुड बी रिपोर्टेड इन FMR 1, 2, whatever is relevant to the nature of fraud। और फ्रॉड की डेफिनेशन एक बहुत डिटेल्ड सर्कुलर है, उसमें आरबीआई ने डेफिनेशन दी है। सो द मोमेंट इट फॉल्स अंडर दैट कैटेगरी, इट शुड बी रिपोर्टेड टू आरबीआई। तो ऐसे केसेस भी करीब आई थिंक फ्रॉड में हैं, 19 केसेस हुए हैं। इसके अलावा केवाईसी तो बहुत बड़ा इशू है। मेजरली इट इज रिपोर्टिंग CTR, STR, अपडेशन ऑफ केवाईसी डिटेल्स और ड्यू डिलीजेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, ये मेजर एस्पेक्ट्स हैं जो आपको लेने हैं। अपडेशन के लिए आपको अगर रिस्क बेस्ड हैं तो जो हाई रिस्क है वो 2 साल के बाद, और जो मीडियम रिस्क है 8 साल, और जो लो रिस्क है वो 10 साल के बाद अपडेशन करनी है। इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट, दिस इज फ्रॉम टाइम इमेमोरियल we have to observe, it is already there, पर ऐसे केसेस भी करीब 6 हुए हैं। अब ये सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, ये क्या बीमारी है, इसमें भी करीब 25 केस हुए हैं। जो C&D रेटेड बैंक है, जैसे मैंने बताया कि टॉप कप कंस्टिट्यूट हुआ है, तो उसके लिए 2012 में आरबीआई ने एक सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें 3 पैरामीटर्स है मेनली, आपका नेट एनपीए, प्रॉफिटेबिलिटी एंड CRAR। अगर आपका CRAR लेस देन 9% है तो यू आर वायलेटिंग द SAF। इफ you are in loss, assessed loss or reported loss, then also you are breaching the quantitative trigger, and and third is your net NPA should not be more than 5%, 6% I think, sorry. So if you have triggered any of these quantifiable trigger points, then you are under SAF. इसके अलावा कुछ अगर गवर्नेंस इश्यूज हैं आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, या कुछ स्टाफ कब ने रिकमेंड किया है, तो वो सारा का सारा SAF के अंडर कवर हो जाता है। वो उसमें आपको मैंडेटरी डायरेक्शंस देते हैं और कुछ ऑप्शनल देते हैं। अगर वो मैंडेटरी अगर वायलेट करेंगे, देन इट इंटेल्स पेनल्टी, monetary penalty. So you should see what SAF has been given to you, and the board should review periodically the level of compliance of the SAF direction to the bank. Section 23, place of business. कोई ATM खोल देते हैं, कुछ ब्रांचेस ले जाते हैं अपना आप उठा के, even though you are not eligible. So that requires violation of Section 23. And area of operation, you have to take care. I think these are the major points that I wanted to discuss. Any question? Of course, I have overextended my time. I'm sorry for that. But still, there is any question, please quickly ask me. I'll be happy to answer. Thank you very much.